अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। साल 2022 में डोईवाला में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के रिश्तेदार के घर हुई डकैती मामले में एसटीएफ ने एक और गिरफ्तारी कर ली है। आरोपी पर 2 लाख का इनाम घोषित था। परवेज नाम के आरोपी को एसटीएफ ने मेरठ से गिरफ्तार किया, जिस पर डकैती, लूट, चोरी और हत्या के प्रयास में करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज थे। इस मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। में डोईवाला देहरादून क्षेत्र में एक बड़ी डकैती की घटना हुई थी, जिसमें कि पूर्व में डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से 2 अभियुक्त जो थे वो लगातार फरार चल रहे थे पिछले लगभग 1.5 साल से, और इन दोनों के ऊपर पुलिस मुख्यालय द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम किया गया था। इनमें से एक अभियुक्त ने कुछ समय पूर्व माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन दूसरा अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। लेकिन हमारी एसटीएफ की टीम को कल देर शाम एक सफलता मिली है और हमने उसको मेरठ से गिरफ्तार किया। मसूरी में तेल कारोबारी के घर हुई 3 करोड़ की चोरी के मामले में कानपुर से बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया, जिसको लेकर मसूरी पुलिस ने कानपुर के कल्याणपुर इलाके में छापेमारी की और बांग्लादेशी कनेक्शन के शक पर 2 लोगों को हिरासत में लिया। मसूरी पुलिस ने बताया कि कानपुर पुलिस की मदद से छापेमारी में गोविंद नाम के युवक को पूछताछ के लिए उठाया गया, जिसकी निशानदेही पर बांग्लादेशी रमजान को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और पूछताछ में कई और संदिग्ध बांग्लादेशी युवकों के नाम सामने आए। कानपुर में अवैध रूप से कई बांग्लादेशी जमे हुए हैं। थाना क्षेत्र के अंतर्गत देहरादून पुलिस की टीम पूछताछ करने हेतु आई थी। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि 1 जनवरी 2024 को एक नकबजनी का मुकदमा देहरादून में लिखा गया था, जिसके संबंध में देहरादून पुलिस की टीम को कुछ इनपुट मिले हुए थे और जो कल्याणपुर से 2 व्यक्तियों से संबंधित थे, यहाँ आकर उनके द्वारा विधिक रूप से पूछताछ। ज्वेलरी शोरूम लूट मामले में फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में दून पुलिस की टीम कई राज्य में दबिश दे रही है और इसी बीच गुजरात में छानबीन में जुटी दून पुलिस टीम को जानकारी मिली कि गुजरात के मेहसाणा में भी दून ज्वेलरी शोरूम जैसी घटना को अंजाम देने की फिराक में गैंग लगा है। पुलिस ने इनपुट को गुजरात पुलिस के साथ शेयर करते हुए मामले में गुजरात पुलिस की मदद की और संयुक्त कार्रवाई करते हुए मेहसाणा के शशांक गैंग के एक सदस्य विकास कुमार को ज्वेलरी शोरूम की रेकी करते हुए अवैध असले के साथ गिरफ्तार किया। मुंबई, दिल्ली और लखनऊ के बाद उत्तराखंड अब भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भी सरकार उत्तराखंड भवन बनाने जा रही है। यूपी सरकार की हरी झंडी के बाद सीएम धामी ने जमीन खरीदने के लिए 33 करोड़ की धनराशि मंजूर कर दी है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनने जा रहा है। लिहाजा अयोध्या में जमीन के लिए 15 से अधिक प्रदेशों ने यूपी सरकार से आग्रह किया है। यूपी सरकार ने अयोध्या में उत्तराखंड को 4700 स्क्वायर फीट जमीन अलॉट कर दी है। सरकार का मानना है कि देवभूमि उत्तराखंड से भी श्रद्धालुओं का अयोध्या आना जाना लगा रहेगा। इसी के मद्देनजर अयोध्या में सरकार स्टेट गेस्ट हाउस बनाएगी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि कोशिश होगी कि उत्तराखंड भवन को पहाड़ की परंपरागत शैली में बनाया जाए। उत्तराखंड के लोगों का भी लगातार वहां आगमन जाना रहेगा, आना जाना रहेगा, इसलिए हमने उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध किया था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमको वहां पर जमीन उपलब्ध हो गई है। सारी औपचारिकताएं हम पूरी कर रहे हैं। जल्दी वहां पर एक अच्छा उत्तराखंड के लोगों के लिए एक गेस्ट हाउस वहां पर बन जाएगा और हम लोग भगवान रामलला के दर्शन कर पाएंगे। उसके ऊपर फिर हम लोग एक बड़ा उत्तराखंड भवन बनाने का काम करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूं, उन्होंने पहली किस्त उस पर जारी भी की है। बहुत जल्द वो निर्माण कार्य होगा और कोशिश करेंगे कि वो हमारी पहाड़ी शैली पे हो, ताकि हमारे पहाड़ के लोगों का जो भाव है वो वहाँ परिलक्षित हो। उत्तराखंड भवन राम मंदिर से करीब 6.5 किलोमीटर दूर होगा। उत्तराखंड भवन से सीधे राम मंदिर की धर्म ध्वजा नजर आएगी। अयोध्या में देश दुनिया के लोगों का आना होगा। बाद में उत्तराखंड पर्यटन विभाग भी अयोध्या में अपना गेस्ट हाउस बनाएगा। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे पर्यटन विभाग को भी जमीन उपलब्ध कराएं, ताकि हम भी वहाँ पर एक सदन बना सकें जिसमें कि हमारे उत्तराखंड के यात्रियों को सुविधा प्राप्त हो।
अयोध्या में राम मंदिर को लेकर उत्तराखंड में भी उत्साह बना हुआ है। सरकार हल्द्वानी के अलावा हरिद्वार और देहरादून से भी अयोध्या के लिए सीधे बस सेवा शुरू करने जा रही है। आने वाले दिनों में ट्रेन का संचालन भी होगा। उत्तराखंड इससे पहले मुंबई, दिल्ली और लखनऊ में भी अपने गेस्ट हाउस बना चुका है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। 5 लाख से ज्यादा वोट से लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी अब यूट्यूबर्स का सहारा लेगी। रविवार को देहरादून में हुई बीजेपी की योजना बैठक में संगठन ने पन्ना टोली का गठन, 75% वोट शेयर और हारी सीट को जीतने की जिम्मेदारी फिक्स की। लोकसभा की 5 सीटों पर बीजेपी कम से कम 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत चाहती है और इसको कैसे हासिल किया जाए, इस पर देहरादून में 8 घंटे तक बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने मंथन किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सीएम धामी से लेकर 5 सांसद और पूरी कैबिनेट मौजूद रही, जिसमें बीजेपी ने सोशल मीडिया के सहारे जनता तक पहुंचने के लिए रणनीति बनाई और इसमें बीजेपी अच्छी फॉलोइंग रखने वाले यूट्यूबर का भी सहारा लेगी। वहीं अपने प्रोग्राम में अब पन्ना टोली को भी गांव-गांव भेजेगी। हम पुनः उत्तराखंड की 5 सीटों को 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने का संकल्प लेकर ये बैठक समाप्त हुई है। ऐसे चली आ रही है कि भाई जो सिटिंग है उन्हीं को दे दिया जाए। अभी अभियान चलाने की बात है, फिर आगे कैंडिडेट उम्मीदवार की प्रक्रिया चालू होगी। देखिए, मुख्य रूप से पार्टी के सभी मोर्चों के आगामी कार्यक्रम की तिथियां हमने तय की हैं। सभी सांसदों के प्रवास, विधायकों के प्रवास और जो बूथ कमजोर हैं उनको, हमारा जो बी वाला बूथ है उसको ए करना, सी वाले को बी करना और डी वाले को सी करना, इसके लिए रचना हमने बनाई है। मत प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य इस बैठक में हमने लिया है। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच जाने के निर्देश दिए गए हैं। विधायकों से लेकर सभी जनप्रतिनिधि जन जन तक मोदी सरकार की योजनाओं को बताएंगे। उन्होंने दिशा निर्देश हमें दिया है कि प्रत्येक सीट को हमने 5 लाख मतों से अधिक अंतर से जीतना है। उस पर काम करते हुए सभी सांसद, सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण हम काम करेंगे। यानी लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से कूद गई है और अब राम मंदिर कार्यक्रम के बाद पार्टी का पूरा एजेंडा रहेगा चुनाव के लिए रणनीति पर काम करने का, ताकि उत्तराखंड की 5 सीट 5 लाख के फिक्स किए टारगेट से जीती जा सके। हालांकि इन सीटों पर बीजेपी के सिटिंग सांसद ही लड़ेंगे। इस पर फिलहाल पार्टी कुछ कहने से बच रही है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। अंकिता भंडारी मर्डर केस में एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। अंकिता भंडारी की मां का वीडियो और पिता द्वारा डीएम पौड़ी को भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए कांग्रेस ने कहा कि बतौर वीआईपी अंकिता भंडारी के परिजनों ने बीजेपी के एक सीनियर पदाधिकारी का नाम लिया है। उन्होंने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से मामले की जांच की मांग की। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस अब मुद्दा विहीन हो गई है और ये मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट पर सभी को विश्वास रखना चाहिए। एक नया चीज सामने आई है। अंकिता के पिताजी का एक पत्र ये कल प्रेषित हुआ है, जिसपर उन्होंने बीजेपी के एक बड़े नेता, आरएसएस के बड़े नेता अजय कुमार पर आरोप लगाया है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे नैतिक बल की बात ना करें, पहले नैतिक बल अपने की है। इस प्रकार के विषय जो तथ्यहीन है, जो विषय न्यायालय में चल रहा है, उस पर भिन्न प्रकार की बातें उठाने का कुप्रयास चल रहा है। न्यायालय पर विश्वास रखिए, न्यायालय निर्णय करेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य से संबंधित असामयिक विषयों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने एक पुस्तक मूल्य आधारित शिक्षा भेंट कर दी। ये किताब खुद रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखी है। पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के युवा कलाकार, लोक गायक हरू जोशी, नीरज चुफाल के साथ कॉमेडियन सौरभ सिंह से मुलाकात की। वहीं पर सिनेमा जगत से बिट्टू ममगाई, आशुतोष कुमार, देवेंद्र सिंह खोलिया और गौरव राणा ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने युवा कलाकारों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हुए कहा कि प्रदेश में कला और हुनर की भरमार। उन्होंने युवा कलाकारों और लोक गायकों से आशा व्यक्त की कि उत्तराखंड के युवा कलाकार आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करेंगे।
हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार भी बाहरी राज्यों की गाड़ियों से ग्रीन सेस लेने की तैयारी में है। यानी बाहरी राज्यों से आने वाली प्राइवेट से लेकर कमर्शियल गाड़ियों की उत्तराखंड एंट्री पर टोल प्लाजा पर ही टैक्स काटा जाएगा। अभी तक उत्तराखंड की कमर्शियल गाड़ियों से रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के समय ग्रीन टैक्स लिया जाता है, लेकिन अब परिवहन विभाग की तैयारी है कि हिमाचल की तर्ज पर बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाली प्राइवेट गाड़ियों से भी ग्रीन सेस यानी कि ग्रीन टैक्स लिया जाएगा, जिसका प्रपोजल विभाग ने विधायी विभाग को भेज दिया है। परिवहन विभाग का मानना है कि अगर प्रस्ताव पास हुआ तो राज्य को सालाना 50 करोड़ की आय हो सकती है। गाड़ियों की कैटेगरी के हिसाब से ग्रीन सेस लिया जा सकता है, जो फास्टैग के समय ही काटे जाने की तैयारी है, जिसके लिए परिवहन विभाग NHAI से भी बात कर रहा है। ग्रीन सेस का विचार इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमारा राज्य बेसिकली टूरिस्ट स्टेट है एक तरह का, और भारी संख्या में यहाँ टूरिस्ट गाड़ियाँ आती हैं, और जो टूरिस्ट वाहन आते हैं उसका दबाव यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ता है। टूरिस्ट स्टेट है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बाहर की गाड़ियों से आता है तो उनका भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिससे कि बाहर से आने वालों को बेहतर सुविधा हम लोग मुहैया करा पाएँ, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखे उनको। वहीं इस व्यवस्था को पर्यावरणविद उत्तराखंड के लिए सही मान रहे हैं। उनका कहना है कि पर्यावरण को लेकर सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। हमारा ये मानना है कि यदि उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं पर खरा रहता है, अपनी प्रतिबद्धताओं को और बढ़ाता है, तो ऐसे टैक्स प्रशंसनीय हैं, इनका स्वागत होना चाहिए। टूरिस्ट सीजन में आय बढ़ाने से लेकर उत्तराखंड की खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए इसे बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसे आने वाले दिनों में लागू किए जाने की तैयारी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उन्याल की रिपोर्ट। अंतर जनपदीय वाहिनी पुलिस क्रिकेट चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। इसमें उत्तराखंड पुलिस के जवान मैदान में दम आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। इस चैंपियनशिप की शुरुआत कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के हाथों में हुई। 4 दिनों तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में पुलिस की 19 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें पुलिस, पीएससी, जीआरपी और एसटीआरएफ की टीमें शामिल हैं। देखिए, वैसे तो स्पोर्ट्स सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन फोर्सेस में और ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। आप जानते हैं कि हमारे वर्किंग आवर्स चैलेंजिंग होते हैं, टास्क चैलेंजिंग होते हैं, आपदाएं अक्सर आती रहती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्क प्रोफाइल के हिसाब से भी कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है। आज यहाँ 19 टीमें हमारे मैदान में आ रखी हैं, जिसमें हमारे 13 जिलों की टीमें, वाहिनियों की टीमें हैं और बाकी हमारे एसडीआरएफ और जीआरपी की टीम भी है। अल्मोड़ा में कुमाऊं डॉग शो का आयोजन किया गया, जिसमें इंटर कॉलेज में डॉग शो का आयोजन हुआ है, जिसमें कई लोग अपने डॉग के साथ पहुंचे। कार्यक्रम में डॉग की दवाई समेत अन्य खाद्य पदार्थों के स्टॉल भी लगाए गए। इस शो में डॉग फैंसी शो और ट्रेनिंग कार्यक्रम में भी शामिल हुए। देश में एक और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर उत्साह बना हुआ है। वहीं रामनगर के माता सीता के मंदिर में भी भक्तों की आवाजाही बढ़ गई है। रामनगर वन प्रभाग के घने जंगल में स्थित है। माता सीता का मंदिर है। इस मंदिर में दूर दूर से भक्त माता के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। इन दिनों इस मंदिर में भक्तों की संख्या में इजाफा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर बनने की खुशी में लोग यहाँ माता सीता के मंदिर को देखने को भी दूर दूर से पहुँच रहे हैं। जब हम उनके बारे में और उनकी स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखना चाहते थे कि वो एक्चुअली कैसे रहती थी अकेले वन में, और उन्होंने कैसे अपने बच्चों को बड़ा किया। मंदिर बहुत ही सुंदर, शांत, और जैसे ऐसा लगता है कि उनकी वाइब्रेशन यहाँ पे फील होती है। तो हमने सुना कि रामायण में क्या कहते हैं कि एक अध्याय था जिसमें कहा गया कि सीता माता जी यहाँ पे सीता बनी, जहाँ हम खड़े हैं इस टेम्पल में लव आई थी जब अयोध्या से राम जी ने त्यागा था, तो यहीं पे उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था। तो अगर आप टेंपल देखिए, प्राचीन टेंपल है। हम जिम कॉर्बेट बहुत बार आते हैं, पर हम स्पेशली अयोध्या के उसके लिए उत्सुकता के चक्कर में हम सीतावनी भी आए थे कि सीता माता का यहीं से शुरुआत करी जाए जर्नी की। कहा जाता है कि भगवान राम द्वारा त्यागने के बाद माता सीता ने यही शरण ली थी। यहाँ उन्होंने वाल्मीकि आश्रम के पास ही
लव और कुश को जन्म दिया था। जहां अब माता का मंदिर है, ये मंदिर अब पुरातत्व विभाग के पास है, जिसके पास इसकी देखरेख की जिम्मेदारी है। और ये जो मंदिर है बहुत काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पर सीता मैया लव कुश को लेके रही थी और यहाँ पर सीता मैया ने जो एक प्राचीन शिवलिंग है इसकी पूजा की थी। और बाहर से नंदी महाराज हैं और सामने वो वाल्मीकि आश्रम है। सीतामढ़ी एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको चिन्हित भी किया है। ये बहुत प्राचीन हमारा एक टेम्पल है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सीतामढ़ी टूरिज्म जोन तो वैसे ही फेमस है, उसके साथ साथ बस टेम्पल के लिए देखने के लिए भी बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, और इसका लगभग पूरा साल ही चलता रहता है। रामनगर वन विभाग ने यहाँ पर्यटकों के लिए जंगल सफारी शुरू की है, जिसके बाद से इस मंदिर को और ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। लोग राम मंदिर में जाने से पहले माता सीता के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। बद्रीनाथ भगवान के खजांची और पांडुकेश्वर गांव के आराध्य देव भगवान कुबेर का मंदिर जोशीमठ में बनकर तैयार हो गया है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा और अखंड पाठ 12 जनवरी से शुरू होगी और संक्रांति के दिन भगवान कुबेर जी अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इस वर्ष कुबेर भगवान की देवरा यात्रा भी बसंत पंचमी से शुरू हो जाएगी, जिसमें प्रदेश भर से तमाम लोगों को बुलावा दिया जा रहा है। राम मंदिर की तर्ज पर ही भगवान कुबेर का भव्य मंदिर पांडुकेश्वर गाँव में बनकर तैयार हो रहा है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मौसम में परिवर्तन का असर अब हिमालय रेंजेस के सेबों पर भी होने लग गया है। हालात तो ये हो गए हैं कि सेब की परंपरागत प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं, साथ ही इनकी गुणवत्ता और उत्पादन पर भी साफ असर देखा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बीते कुछ सालों में हिमालय बेल्ट में मौसम का मिजाज काफी तेजी से बदला है। हालात ये हैं कि सर्दियों में बर्फबारी नदारद है और पारा भी पहाड़ों में लगातार बढ़ रहा है। नतीजा ये है कि हिमालय रेंज में मौसम परिवर्तन की सबसे अधिक मार सेब की प्रजातियों पर पड़ रही है। उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल और जम्मू कश्मीर की परंपरागत सेब की प्रजातियों पर खतरा मंडराने लगा है। यही नहीं, पहाड़ों में होने वाले सेब की क्वालिटी भी गिर गई है। कश्मीर वादी में भी हम क्लाइमेट चेंज या मौसमी तब्दीली के इश्यूज फेस कर रहे हैं। हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है वो सेब है। जमींदार भाइयों को हम यही मशवरा देते हैं कि हमारी जो नई वैरायटीज हैं वो उनको लगाएं। मौसम में आए बदलाव की वजह से हिमालय बेल्ट की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी भी हुई है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी का सेब के उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। सेब की प्रजातियों पर मंडराए खतरे को देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक स्टडी करवाई है। हिमालय स्टडी मिशन और शेर-ए-कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्टडी में जहां सेब पर मंडराए खतरे की स्थिति साफ हुई, वहीं नए रास्तों की तलाश भी की गई। इस स्टडी के मुताबिक बदले हालात में मुकाबला करने में सेब की परंपरागत प्रजातियों की जगह सुपर चीफ, मिर्च गाला, पीयूजी, सिल्वर स्पर और गोल्डन डेलिशियस जैसी प्रजातियां ज्यादा सक्षम हैं। बिच गाला करके एक वैरायटी निकली है। फ्यूजी, सिल्वर स्पर और गोल्डन डेलिशियस को बताया उन्नत प्रजाति। तो ये प्रजातियां जो है कम प्रभावित पाई गई और इन प्रजातियों का उपयोग करने से वहाँ के किसानों ने, जो कश्मीर में किसान थे, उन्होंने पाया कि इस प्रजातियों से उनका जो नुकसान हो रहा था क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो काफी कम हो गया है। इन प्रजातियों का उत्पादन परंपरागत प्रजातियों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा भी है। यही नहीं, ये मौसम बदलने से निपटने में भी पूरी तरह से सक्षम है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में सेब के उत्पादन से लाखों परिवार पलते हैं। ऐसे में बेहतर यही होगा कि बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भी उन प्रजातियों को लगाएं जिन पर वैज्ञानिक जोर दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।